न चाहते हुए भी मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। न चाहते हुए भी उसे माफी मांगनी पड़ी। न चाहते हुए भी उसे अपनी बाइक बेचनी पड़ी। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये कह रहे हैं कि किसी को न चाहते हुए भी कोई एक्शन करना पड़ा। जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने कहा है, न चाहते हुए भी मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, यानी कि मैं नहीं चाहती थी मीटिंग अटेंड करना, लेकिन मुझे अटेंड करना पड़ा, यानी कि किसी मजबूरी में मुझे वो एक्शन करना पड़ा। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना होता है आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, देख लेते हैं। इस गलती को सुधारने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। उसे सबक सिखाने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। इस झगड़े को सुलझाने का कोई तो तरीका जरूर होगा। तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम सामने वाले से ये कह रहे हैं कि इस एक्शन को करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तो गाइस, ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलना होता है आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले चलिए देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस है, इसे कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। तो गाइस, ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे, डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू। ठीक है, ना चाहते हुए भी की हम बात कर रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी के लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करेंगे, डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू। फिर ये सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गाइस, सब्जेक्ट वो है जिससे कोई एक्शन करना पड़ा, मजबूरन हम बोल रहे हैं, ठीक है। और हैड टू, करना पड़ा, मजबूरी बताने के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। फिर जो एक्शन हमें करना पड़ा बोल रहे हैं, उस एक्शन को बेस फॉर्म में हमें यहां लिख लेना है। ठीक है, तो डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू, ना चाहते हुए भी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब चलिए गाइस, एग्जांपल्स के साथ पहुंचते हैं। ना चाहते हुए भी मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी। तो गाइस, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, किससे मीटिंग अटेंड करनी पड़ी, मुझे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। तो गाइस, इंग्लिश में हम कहेंगे, डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। तो गाइस, ना चाहते हुए भी के लिए हमने डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू इस फ्रेज का यूज किया है। फिर सब्जेक्ट की जगह पे आई का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे बात अपनी करी जा रही है। हैड टू गाइस हम लगा रहे हैं, मतलब कोई एक्शन जब हमें बताना होता है करना पड़ा पास्ट में, तब हम हैड टू का यूज करते हैं, जिससे समझ में आता है कि वो एक्शन मजबूरन करना पड़ा, हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक्शन क्या है, अटेंड। गाइस, यहाँ अटेंड जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, तो यही हमारा एक्शन वर्ड है, तो अटेंड। फिर क्या अटेंड करना पड़ा, मीटिंग, राइट, द मीटिंग, ये ऑब्जेक्ट है। डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू, आई हैड टू अटेंड द मीटिंग। अब गाइस, अगर हमें ऐसे कहना है कि चाहते हुए भी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, यहाँ पे देखिए गाइस, बात थोड़ी सी अलग हो रही है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चाहते हुए भी, यानी कि मैं चाहती थी लेकिन ये वाला एक्शन मैं कर नहीं पाई। यहाँ पे हम क्या बोल रहे थे, ना चाहते हुए भी ये वाला एक्शन करना पड़ा, और यहाँ बोल रहे हैं कि चाहते हुए भी ये एक्शन मैं कर नहीं पाया। ठीक है, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलेंगे गाइस, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, डिस्पाइट wanting to, I couldn't attend the meeting। तो गाइस, यहाँ पे चाहते हुए भी के लिए हम डिस्पाइट wanting to इस फ्रेज का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ना चाहते हुए भी की बात कर रहे थे, इसलिए नॉट का यूज हुआ था। यहाँ पे चाहते हुए भी की बात कर रहे हैं, इसलिए डिस्पाइट wanting to। फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट सेम है, मैं, है ना, अपने बारे में ही बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है यहाँ, नहीं कर पाया। कोई एक्शन अगर पास्ट में हम बोलना चाहते हैं ना कि नहीं कर पाए, तो उसके लिए कुड नॉट का यूज होता है। ठीक है, अगर बोलना है कोई एक्शन में कर पाया पास्ट में, तो सिर्फ कुड का यूज होता है। ठीक है, नेगेटिव है, नहीं कर पाया, इसलिए कुडंट वर्ड का हमें यूज करना है, जो कि कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। आई कुडंट अटेंड द मीटिंग, जो एक्शन नहीं कर पाया हम बोल रहे हैं, उसका बेस फॉर्म अटेंड, और फिर क्या ऑब्जेक्ट है, मीटिंग, राइट। सो डिस्पाइट वांटिंग टू, चाहते हुए भी, I couldn't attend the meeting, मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई। Despite wanting to, I couldn't attend the meeting। अगला एग्जाम्पल, ना चाहते हुए भी उसे माफी मांगनी पड़ी, मतलब वो माफी मांगना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे माफी मांगनी पड़ी मजबूरन। ठीक है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे, डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू, ना चाहते हुए भी,
he had to apologize. So guys, माफी मांगने का इंग्लिश क्या होता है? apologize करना, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? उसे बोला गया है, लड़का है तो हमें he का यूज करना है, और अगर हम लड़की की बात करें तो हम she का यूज करेंगे। he had to apologize, करना पड़ा, हम बोल रहे हैं ना, मजबूरी की बात आ रही है ना, इसलिए had to। कौन सा एक्शन करना पड़ा? माफी मांगने का, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है apologize। Despite not wanting to, he had to apologize। अब गाइस अगर बोलना है चाहते हुए भी वो माफी नहीं मांग पाया, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि वो चाहता था माफी मांगना लेकिन वो नहीं मांग पाया, तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डिस्पाइट वांटिंग टू ही couldn't apologize। ठीक है, कोई एक्शन नहीं कर पाया हमें अगर बोलना है तो could not यानी couldn't वर्ड का यूज कर लेनी है। डिस्पाइट वांटिंग टू ही couldn't apologize। Another example, ना चाहते हुए भी उसे अपनी बाइक बेचनी पड़ी, मतलब वो चाहता नहीं था बाइक को बेचना लेकिन उसे मजबूरन बेचना पड़ा पास्ट में। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्पाइट नॉट वांटिंग टू ही हैड टू सेल हिज बाइक। ठीक है, बेचना यहाँ पे एक्शन है तो सेल, क्या बेचना पड़ा? बाइक। बाइक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। He had to sell his bike। he यहाँ सब्जेक्ट है, had to एक्शन करना पड़ा, हम बोल रहे हैं मजबूरन, इसलिए had to sell his bike। Despite not wanting to, he had to sell his bike। अब अगर कहना है चाहते हुए भी वो अपनी बाइक नहीं बेच पाया, यहां हम बोल रहे हैं कि वो चाहता था बाइक को बेचना लेकिन वो नहीं बेच पाया। तो गाइस कोई एक्शन नहीं कर पाया, इसके लिए हम could not यानी couldn't वर्ड का यूज करते हैं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे डिस्पाइट वांटिंग टू, चाहते हुए भी, डिस्पाइट वांटिंग टू ही couldn't sell his bike। वो अपनी बाइक नहीं बेच पाया, he couldn't sell his bike। ठीक है, अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है जहां हम बोल रहे हैं कि किसी एक्शन को करने का कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा, इसे कैसे इंग्लिश में बोलना है, कौन सा स्ट्रक्चर इसके लिए फॉलो करनी है। तो गाइस इसके लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, देयर मस्ट बी सम वे। गाइज इसका मतलब है कोई ना कोई तरीका जरूर होगा या कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, इसके लिए हम ये वाला फ्रेज यूज करते हैं। गाइज तरीका बोले या रास्ता बोले दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। उसके बाद टू लगा के फिर जो एक्शन करने का कुछ ना कुछ रास्ता होगा हम बोल रहे हैं द बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए गाइज एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। इस गलती को सुधारने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। तो गाइस यहाँ हम सामने वाले से कह रहे हैं कि ये वाला एक्शन करने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। गाइस इसे हम हिंदी में ऐसे भी कह सकते हैं कि इस गलती को सुधारने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। ठीक है, तो दोनों ही सेंटेंस का मतलब बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हम इंग्लिश में सेंटेंस को कुछ इस तरह से कहेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक। तो गाइस देयर मस्ट बी सम वे इसका मतलब होता है कोई तो रास्ता जरूर होगा। अब क्या करने का? इस गलती को सुधारने का। हम ये बोल रहे हैं ना, तो उसे हम टू लगा के बोलेंगे, तो वे के बाद टू लगा लेंगे, उसके बाद इस गलती को सुधारने की हम बात कर रहे हैं ना, इसलिए करेक्ट दिस मिस्टेक। एक्शन क्या है यहाँ? सुधारना, राइट। तो सुधारने का इंग्लिश क्या होता है? करेक्ट करना। तो करेक्ट दिस मिस्टेक, क्या सुधारने की बात करी जा रही है? गलती को, तो मिस्टेक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। देयर मस्ट बी सम वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक। अब गाइस अगर हमें पूछना है कि क्या इस गलती को सुधारने का कोई रास्ता है, अगर इस तरह से हमें सवाल करनी है तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, इज देयर एनी वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक? इज देयर एनी वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक? ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ पे हमने क्या पूछा है? क्या कोई रास्ता है ना, इसलिए यहाँ पे देखिए इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज देयर एनी वे टू करेक्ट दिस मिस्टेक? अब नेक्स्ट एग्जांपल, उसे सबक सिखाने का कोई तो रास्ता जरूर होगा। देयर मस्ट बी सम वे टू टीच हिम अ लेसन। क्या करने का? उसे सबक सिखाने का। तो टू लगाने के बाद टीच हिम अ लेसन। तो गाइस सिखाना यहाँ पे एक्शन है, इसलिए टीच। क्या सिखाने की बात कर रहे हैं हम? सबक। सबक के लिए इंग्लिश में हम लेसन वर्ड का यूज करते हैं। देयर मस्ट बी सम वे टू टीच हिम अ लेसन। अब गाइस अगर पूछना है कि क्या उसे सबक सिखाने का कोई रास्ता है,
क्या उसे सबक सिखाने का कोई रास्ता है? तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, इज देयर एनी वे टू टीच हिम अ लेसन? इज देयर एनी वे टू टीच हिम अ लेसन? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस झगड़े को सुलझाने का कोई तो तरीका जरूर होगा। गाइस, आप तरीका जरूर होगा बोले या रास्ता जरूर होगा बोले, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक? इस झगड़े को सुलझाने का कोई तो तरीका जरूर होगा। तो गाइस, कोई तो तरीका जरूर होगा, इसके लिए हम क्या फ्रेज यूज करेंगे? देयर मस्ट बी सम वे। इस फ्रेज का यूज कर लेंगे। अब किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं? सुलझाने की बात करी जा रही है, राइट? तो टू लगा के हमें जो एक्शन वर्ड है उसका बेस फॉर्म लिख लेना है। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, देयर मस्ट बी सम वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस, यहाँ पे एक्शन क्या है, क्या करने की बात हो रही है? सुलझाने की, राइट? तो रिजॉल्व मतलब सुलझाना। क्या सुलझाने की बात हो रही है? झगड़े को। तो झगड़े का इंग्लिश क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है? देयर मस्ट बी सम वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर पूछना है कि क्या इस झगड़े को सुलझाने का कोई तरीका है? क्या इस झगड़े को सुलझाने का कोई तरीका है? इज देयर एनी वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? इज देयर एनी वे टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, तो गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट? तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सिर्फ लाइक करते जाइए साथ ही साथ, ठीक है? गाइस, इन दो सेंटेंसेस के इंग्लिश आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। ना चाहते हुए भी उन्हें ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी और इस समस्या को हल करने का कोई तो तरीका जरूर होगा। जल्दी से इन दोनों की जो इंग्लिश है वो कमेंट बॉक्स में बनाइएगा और साथ ही साथ मुझे ये बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइस, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो इस वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर से कर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।